हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर, फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा, आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स आव्यूह के डेफिनेशन, उसकी कोटि ऑर्डर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे के अंदर पढ़ा और लास्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज के इस लेक्चर के अंदर आगे का थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उससे पहले अपन एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन रिमेनिंग है, बचे हुए क्वेश्चन हैं, सबसे पहले उनको करते हैं। बाकी के जो थ्योरी पार्ट होगा उसके बाद में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो अपन ने कल के लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 4 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के वो कवर कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं आज वो है एक्सरसाइज 3.1। उसके अपन क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर चुके थे। अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने को क्या करना है, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव या 2x2 ऑर्डर के 2x2 ऑर्डर के अपन को क्या बनाने हैं, अवयव बनाने। क्या कंडीशन है अपने पास में कि a बराबर अपने को गिवन है a i j। ओके, ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट को डिफाइन करने का तरीका है। इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। अपन को डेफिनेशन जो दी हुई है ए आई जे की, वो फर्स्ट पार्ट के अंदर दी हुई है ए आई जे इक्वल 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय 3i प्लस जे। ओके, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अपन को आंसर देना है। सबसे पहले अपन को पता है कि भाई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। सबसे पहले इसकी शक्ल बना देते हैं कि ये कैसा दिखने में होगा। 2x2 का है, इसके अंदर कितनी एंट्रीज होगी, 2 × 2 मीन्स 4 एंट्रीज होंगी। ऑर्डर कितना है, 2x2, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2x2, ये इसका ऑर्डर है। यहाँ पे 4 एंट्रीज होने वाली, 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर कितनी रोज और कॉलम है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, 4 एंट्रीज होने वाली है। जो सबसे पहली एंट्री है उसको बोलेंगे अपन इसका 1 1 एलिमेंट, क्योंकि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है। उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन को आई और जे दोनों को क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अपन फाइंड आउट करते हैं a11 कितना आएगा। a11 फाइंड आउट करने के लिए अपन ने 1 और 1 पुट किया, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1। तो आई की जगह 1 पुट करने पे ये बना 2 माइनस 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 पुट करते यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ 1 पुट करते ही बन जाएगा 1, 3 + 1 4, ये बन गया 1/4। तो ये पहली एंट्री अपन को पता चली। सिमिलरली अपन फाइंड आउट करते हैं a12 क्या होगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरा अवयव ये है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट अपन को मिल जाएगा। a12 अपन को कैलकुलेट करना है, तो i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 2। i के प्लेस पे अपन ने 1 पुट किया, 1 पुट करते ये बन गया 2, 2 माइनस 2 0। अपन को पता चल गया न्यूमरेटर मीन्स अंश में 0 बन गया, डिनोमिनेटर अब कुछ भी बनता रहे, वैल्यू कितना आएगा 0। अब अपन बात करते हैं a21 के बारे में। a21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली। इसका पहला अवयव मतलब ये वाला एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट क्या होगा देख लेते हैं। अपन इस वाले एलिमेंट के लिए i के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, j के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1। तो i के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 2 × 2 4, 4 माइनस जे के प्लेस पे 1 पुट किया तो 4 माइनस 1 मीन्स 3। अगर आई के प्लेस पे यहाँ पे अपन पुट कर दें 2 तो यहाँ बन जाएगा 6 प्लस 1 7। तो अपन को पता चल गया कि जो 21 एलिमेंट है उसका वैल्यू कितना होने वाला है 4/7। सिमिलरली अपन फाइंड आउट कर लेते हैं a22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। ये सेकंड रो है, दूसरी पंक्ति है, उसका सेकंड एलिमेंट दूसरा अवयव। तो उसके लिए आई और जे दोनों के प्लेस पे 2 पुट करना पड़ेगा, पुट कर देते हैं। आई के प्लेस पे 2 पुट किया तो यहाँ बनेगा 4, जे के प्लेस पे 2 पुट किया तो यहाँ बनेगा 4 माइनस 2 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 6 प्लस 2 8, कैंसिल आउट होने के बाद में ये बन जाएगा 1/4। तो सारे एलिमेंट बन चुके हैं अपने पास में, वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे कितना पुट करना पड़ेगा 1/4। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है 0, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है अपने पास में
4/7 और सेकंड एलिमेंट क्या है सेकंड रो का 1/4। तो अपन को ये मैट्रिक्स ए मिल गया इसकी हेल्प से। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपन किसी मैट्रिक्स के अंदर जो गिवन डेफिनेशन है उसकी हेल्प से एलिमेंट लिख के मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब अपन जाते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई करें, सेकंड पार्ट और मैं समझाने के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट पे इसकी। सेकंड पार्ट के अंदर क्या डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। सेकंड पार्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। ये अपने को डेफिनेशन दी हुई है। अपन को अगेन 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो अपन बोल देते हैं ए, जो अपना ए होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें अगेन वही 4 एलिमेंट होंगे अपने पास में। ये 4 एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को A11, A12, A21 और A22 कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं A11 से। A11 का मतलब अब तक आप समझ चुके होंगे कि A11 है पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो I और J के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे भी 1। ओके, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1 पुट करने पे यहाँ बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, 1 + 2 कितना 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9 और यहाँ पे अगर 1 पुट कर दे तो ये बन जाएगा 9/2। अगर अपन बात करें A21 के तो A21 फाइंड आउट करना है तो अपने पास में A21 क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो I के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा 2, J के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा 1। तो I के प्लेस पे अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूँ तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस यहाँ बन जाएगा 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 60 डिवाइडेड बाय 2i। I कितना था अपने पास में 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। कैंसिल आउट अगर अपन कर दें तो अपने को मिल जाएगा 4। सिमिलरली अगर A12 कैलकुलेट करना हो मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, I के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा 1, J के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा 2। तो I के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो ये 1, J के प्लेस पे 2 पुट करूंगा तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय I के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 × 1 मीन्स 2। ये बन गया अपन को पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली अपन को दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव पता कर लेना है तो I और J दोनों के प्लेस पे क्या पुट करना है 2। तो अगर I के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 4, 4 + 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई ओके I के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 डिवाइड बाई 4। कैंसिल आउट होने के बाद में ये मिल जाएगा 9। तो A22 का जो वैल्यू आएगा अपने पास में वो कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से अपन ने सारे के सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं वहां पे। वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 9/2, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मींस A12 कितना है 25/2। तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 25/2। अपन सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट पुट कर रहे हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मींस 4। अब अपन बात करते हैं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन है, तो अपन ने इस तरीके से सारे एलिमेंट कैलकुलेट किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट भी अपने से पढ़ सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को क्या करना है, एक 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके लिए अगेन सिमिलर टाइप से डेफिनेशन गिवन। इसको मैं एक बार फिर से और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली बना पाए। ओके, अपन को क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए बनाना है जिसका ऑर्डर अपन को दे दिया। अपने को क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए बनाना है जिसके लिए ऑर्डर अपने को दे दिया गया है। ऑर्डर अपने को क्या दे दिया गया है 2x3, जिसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। मतलब टोटल 6 एलिमेंट अपन को कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन क्या दिया है AIJ के लिए, AIJ के लिए जो डेफिनेशन दिया है वो है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ मतलब मापांक 2i - 3j। ओके,
अब ये चीजें अपन समझ चुके हैं कि किस तरीके से एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले इसकी शक्ल जो अपने पास में मैट्रिक्स होगा वो किस तरीके से दिखेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अपन ने बना दिया इधर ए, इसमें 2 पंक्तियां बनानी अपन को और 3 स्तंभ बनाने। तो अपन ने एक आव्यूह बनाया, इसमें 2 पंक्तियां बनानी है, फर्स्ट सेकंड। इसमें कितने एंट्रीज डालने, फर्स्ट के अंदर 3, क्योंकि कितने कॉलम है 3, तो 3। ये अपन ने 2 पंक्तियां बना दी और कितने स्तंभ बन गए, 3 स्तंभ बन गए। मतलब इस तरीके से एलिमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आई और जे दोनों के प्लेस पे क्या पुट करेंगे अपन, 1 1। तो अपन A11 कैलकुलेट करते, A11 कितना आएगा, 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1 पुट कर दो यहाँ पे। तो 2 - 3 मीन्स -1 मोड मापांक की चिन्ह की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा वापस से। तो अपने पास में ये बन जाएगा 1/2। तो 1/2। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी। क्या किया अपन ने, A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव पता करने के लिए आई के प्लेस पे भी 1, जे के प्लेस पे भी 1। तो ये बन गया 2 - 3, 2 - 3 मीन्स कितना हो गया, -1, -1 का मापांक मतलब +1, +1 इंटू 1/2 कितना बन गया, 1/2। सिमिलरली अपन पहली पंक्ति का दूसरा अवयव पता करने के लिए आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। आई के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2, जे के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6। 2 - 6 कितना होगा, -4, -4 का मापांक कितना हो जाएगा, +4, +4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2। सिमिलरली अपन पता कर सकते हैं A13 पता करेंगे पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 3। तो आई के प्लेस पे 1 पुट करेंगे 2, -3 × 3 9, 2 - 9 मीन्स -7, मापांक होने की वजह से +7, तो 7/2। ये अपन ने एलिमेंट फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली अपन दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पता करते हैं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पता करने के लिए आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे, आई के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4, -1 पुट करेंगे तो 3, 4 - 3 मीन्स 1, तो ये बन जाएगा 1/2। सिमिलरली अपन पता करेंगे A22। तो आई और जे के प्लेस पे, दोनों के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4, माइनस यहाँ पुट करेंगे 2 तो ये बनेगा 6। तो 4 - 6 कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 - 6 मीन्स -2, मापांक की वजह से +2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट होकर बन जाएगा 1। सिमिलरली अपन दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव भी पता करते हैं। तो आई के प्लेस पे पुट करेंगे 2, जे के प्लेस पे पुट करेंगे 3। तो 2 पुट करते ही ये बन जाएगा कितना, 4 - 9, 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5। तो -5 लेकिन मापांक की वजह से कितना हो जाएगा, +5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2। इस तरीके से अपन ने ये सारे एलिमेंट पता कर लिए। अब इन सबको क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये पहली पंक्ति के एलिमेंट है, इन सबको पहली पंक्ति में लिख दो। ये हो गया 1/2। सेकंड है अपने पास में 2, थर्ड जो अपने पास में वो कितना है अपने पास में 7/2। और यहाँ पे दूसरी पंक्ति के एलिमेंट है 1/2, सेकंड एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1, और जो थर्ड एलिमेंट है वो है 5/2। तो अपन ने थर्ड एलिमेंट लिख दिया 5/2। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने को 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब समान अवयव है। समान अवयव कैसे हैं, क्योंकि दोनों बराबर के अंदर लिखे हुए हैं, दोनों बराबर में लिखे हुए हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है। अगर 2 अवयव बराबर हो, समान हो, तो कब बराबर होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो, साथ में उनके संगत अवयव मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो यहाँ पे अपने को 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। कौन कौन से मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनको मैं लिखता हूँ। A + B ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 2, ये सेकंड रो के अंदर चलते हैं 7 AB, और -3 4 ये किसके इक्वल है, ये सेकंड मैट्रिक्स अपने को गिवन है 6 2 7 8 -3 4। ये जो 2 मैट्रिक्स है वो इक्वल है और अपन को बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, दोनों के दोनों समान अवयव है, दोनों के दोनों समान अवयव। इसका ऑर्डर भी लिख देते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3 पंक्तियां और 3 पंक्तियां 1 2 3, 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं इसके अंदर, 2, और इसका ऑर्डर भी सेम है। देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, क्योंकि इसमें भी 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी चीज
कि इनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। संगत अवयव की जिनके अंदर ए और बी नहीं है उनको चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है यहाँ पे भी 7 है, यहाँ -3 यहाँ 4 है तो यहाँ -3 -4 है, मतलब जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो तुलना करेंगे तो ये वाला एलिमेंट इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 6 के बराबर होगा, 6 के इक्वल होगा। सेकंड जो कंडीशन अपन को पता चलती है यहाँ से कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो ए बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। अपने पास में यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 6, ए बी का वैल्यू 8, यहाँ से अपन को कैलकुलेट करना है और ए और बी का वैल्यू बहुत इजीली अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से पता चल रहा है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट मतलब गुणा 8 हो, जोड़ने पे कितना बना रहे हो 6। तो 1 2 होगा, 1 4 होगा, 2 × 4 कितना होता है 8, 2 + 4 कितना होता है 6। इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, एक होगा 2, दूसरा होगा 4। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसके अंदर, ए का वैल्यू 2 हो जाए और बी का वैल्यू 4 हो जाए, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए का वैल्यू 4 हो जाए और बी का वैल्यू कितना हो जाए 2। तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब दोनों आंसर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दो अवयव बराबर हों, समान हों, तो क्या करना है, ऑर्डर चेक करना, ऑर्डर सेम है या नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, साथ ही उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पे भी संगत अवयव की तुलना की बराबर है, इसी की हेल्प से अपन ने ए और बी कैलकुलेट किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी दो अवयव हैं जो कि समान अवयव है। जैसे कि अपन लिखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है, 2x 3x + y, 3x + y -x + z -x + z 3y - 2p। ये किसके इक्वल मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल है, दूसरा मैट्रिक्स है 4 5 -4 -3, ये आपस में इक्वल है। अपन से वैल्यू पूछा गया है x y z और p का। अपन को वैल्यू बताना है x y z p, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, इनके मान क्या होंगे वो अपन को बताना है। तो दोनों के दोनों का ऑर्डर देखो 2 × 2 है, इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। अब हम बात करते हैं, अगर इनका ऑर्डर सेम है तो इनके संगत अवयव भी अगर समान होंगे तभी ये दोनों के दोनों समान अवयव होंगे। तो अपन क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों को आपस में बराबर करते हैं। अगर इनको आपस में बराबर करें तो किन किन को बराबर करना है, जैसे मैं एरो बना रहा हूँ, जैसे जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ उनको बराबर करना है। ओके, तो यहाँ से अपने पास में 2x बराबर कितना आ गया 4, मीन्स x का वैल्यू कितना मिल गया 2। ये पहला रिजल्ट अपन को पता चल गया। सिमिलरली अपन इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x + y, ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल। x का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, x का वैल्यू 2 अगर पुट कर दें यहाँ पे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 + y किसके बराबर है, ये 5 के बराबर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -। ओके, x y दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो -x + z, इसका वैल्यू कितना होगा -4। x का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया 2, x का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो ये -2 + z इसके बराबर -4 के। इस -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -4 + 2 हो जाएगा और z का वैल्यू अपन को कितना मिल जाएगा, यहाँ से z का वैल्यू अपन को मिल जाएगा -2। तो z का वैल्यू -2 मिल गया, x y z तीनों कैलकुलेट हो चुके। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट को कंपेयर करने की, तो 3y - 2p ये किसके इक्वल है -3 के इक्वल। y का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं -1, y का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा -3 - 2p बराबर -3 -3 से कैंसिल आउट, तो p का वैल्यू कितना हो गया 0। इस तरीके से अपन ने x y z और p की वैल्यूज कैलकुलेट की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों के दोनों समान अवयव पे बेस्ड क्वेश्चन है। समान अवयव क्या होते हैं, ऐसे अवयव जिनका ऑर्डर सेम होता है और साथ में संगत अवयव भी सेम होते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करके अपन ने किसकी वैल्यूज कैलकुलेट की, x y z और p की।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए और बी क्या है, समान आ गया। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, ए जो है, ए और बी आपस में इक्वल है, ये पहले बोला हुआ। तो अपन क्या कर देते हैं, ए और बी को इक्वल कर देते हैं। ए क्या है अपने पास में, ए माइनस 2 3 2c 12c b प्लस 2 bc। सेकंड जो बी है, बी मैट्रिक्स वो क्या है, b c 6 6b a 3b। ओके, ये आपस में इक्वल है। अब इक्वल है तो वही ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। बराबर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ऑर्डर तो सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम रखेंगे तो यहाँ से ये इसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ से अपन को पता चल गया a माइनस 2 ये किसके बराबर है, b के बराबर। तो इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 2। तो पता चल गया a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 2। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता चल गया c का वैल्यू कितना है, 3। c का वैल्यू अपन को 3 पता चल गया। c का वैल्यू अगर अपन यहाँ 3 पुट करते हैं तो देखो ये 6 बनता है, ये ऑलरेडी 6 है। ओके, अगर अपन इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा 12c किसके बराबर है, 6 b के बराबर। इसमें अगर अपन कैंसिलेशन करें तो वो 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो b का वैल्यू मिल जाएगा 2c के बराबर। ओके, तो c का वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर दें तो b का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 इंटू सी मीन्स कितना, 6। तो b का वैल्यू भी मिल गया 6। b का वैल्यू अपन को मिल गया 6। b का वैल्यू अपन यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ मिल जाएगा a माइनस 6 बराबर 2। तो यहाँ से a का वैल्यू भी मिल गया कितना, 8। और अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, अपने पास में ए बी सी। तो ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 3। इस तरीके से अपन ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तो उसके लिए अपन कुछ थ्योरी पार्ट और कवर करते हैं, उसके बाद में इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव क्या होता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, परिवर्त अवयव मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं, परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव। ठीक है, मान लेते हैं कि परिवर्त अवयव होता क्या है, सबसे पहले उसको भी उसी को डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई अवयव दिया है, माना एक अवयव ए है। लेट ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स ए है। अगर अपन इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दें या सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दें तो इससे मिलने वाला जो अवयव होगा उसको अपन बोलेंगे परिवर्त अवयव। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, क्या है परिवर्त अवयव, क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दे, मतलब जितनी भी मैट्रिक्स में आने वाली रोज है उनको क्या बना दे, कॉलम, या फिर कॉलम को क्या बना दे, रो, तो इससे जो नया नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको अपन बोलते हैं परिवर्त अवयव। तो इसको लिख लेते हैं, माना एक अवयव ए है तो परिवर्त अवयव क्या होगा, तो परिवर्त अवयव
ए ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज मिलेगा कैसे, उसको भी देख लेते हैं। यदि किसी अवयव की सभी पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों में या तो ये कर दे, या तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे हैं तो सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव। क्या होता है परिवर्त अवयव? आई होप यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि कोई भी अपने पास में मैट्रिक्स होगा, अगर उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, मीन्स सभी रोज को कॉलम में बदल दें, या सभी कॉलम्स को रो में बदल दें, तो इससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर परिवर्त अवयव। और उसको दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ए पावर टी, ए ट्रांसपोज। ओके, अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से अपन एक एग्जांपल की आपसे समझते हैं कि किस तरीके से अपन किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव लिखते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि अपने को कोई एक मैट्रिक्स थी है ना, ए कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स अपने पास में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है। अब अपन बात करते हैं इसके परिवर्त अवयव की। इसका परिवर्त अवयव जो होगा ए ट्रांसपोज, वो क्या होगा? अपन ने अभी पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दो या सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दो। मैं क्या करता हूँ, इस अवयव की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना रहा हूँ। स्तंभ बनाने का मतलब ये पहला जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, जो दूसरा पंक्ति वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा, और जो तीसरा पंक्ति वो क्या बन जाएगा? तीसरा स्तंभ। इससे नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं। अगर जैसे ही मैंने पहली पंक्ति को स्तंभ बनाया, ये बन जाएगा A11 A12 A13। सेकंड जो है वो बन जाएगा A21 A22 A23, ये दूसरा स्तंभ तैयार हो गया। तीसरा स्तंभ क्या बन जाएगा? A31 A32 और A33। इस तरीके से अपन ने तीसरा स्तंभ बना लिया। तो अपन को समझ में आया कि अगर किसी भी अवयव की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दें या सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दें, तो मिलने वाला जो अवयव होगा वो क्या होगा? उसका परिवर्त अवयव। तो ये इसका परिवर्त अवयव। अगर मैं इसमें फिर से इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो फिर से क्या मिल जाएगा? यही, क्योंकि इसके अंदर मैं फिर से क्या करूंगा, सभी जितने भी पंक्तियां उनको स्तंभों में बदलूंगा या स्तंभों को पंक्तियों में बदलूंगा, तो फिर से कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा? ये। तो यहाँ से अपन को समझ में आ गया कि एक प्रॉपर्टी भी अपन को क्लियर हो गई, किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव का परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से क्या हो जाता है? वही मैट्रिक्स मिल जाता है। करके चेक कर सकते हैं। अगर इसके सभी जितनी भी पंक्तियां उनको स्तंभों में बदलें तो वापस से कौन सा मिल जाएगा? ये वाला चेंज करके देख सकते हैं अपन बहुत इजीली। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि परिवर्त अवयव की क्या प्रॉपर्टी है। सेकंड, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं परिवर्त अवयव की, वो भी देखते हैं। आई होप ये चीज आपको अभी तक क्लियर हो चुकी होगी परिवर्त अवयव क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी प्रॉपर्टीज? परिवर्त अवयव की। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझिए और नोट करें। एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपन देख चुके हैं कि किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव का परिवर्त अवयव क्या होता है? वही मैट्रिक्स।
मीन्स परिवर्त अवयव का परिवर्त अवयव लेने पे, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे क्या मिल जाता है, खुद से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म की बात कर रहे हैं। ये गुणधर्म किसके हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला अपन ने गुणधर्म देखा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है अपने पास में, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अपन ने ये समझा। सेकंड अपन जो बात कर रहे हैं वो है अगर कोई दो अवयव एड हो रखे या सब्सट्रैक्ट होके रखे, मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब दो अवयव जोड़ के फॉर्म में लिखे हुए हैं या फिर घटाए हुए हैं और उनका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ए इंटू बी मीन्स दोनों प्रोडक्ट के अंदर है, ए बी का ट्रांसपोज, तो वो जो मिलेगा वो मिलेगा अपने पास में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये आगे अपन क्वेश्चंस के अंदर अपन वेरीफाई करके चेक करेंगे कि ये कैसे ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, वो क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के इंटू ए। के क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, कोई अदिश राशि जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होके रखा है, किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ में। अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ये बन जाएगा अपने पास में के ए ट्रांसपोज। ये भी अपन वहाँ पे वेरीफाई करके देख लेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने देखी किसके बारे में, अपने पास में अवयव के बारे में। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी और इन सब प्रॉपर्टीज को अपन एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी किसकी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। अब अपन बात करते हैं कुछ अगले टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है, उसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं। सममित अवयव क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। सममित अवयव में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव के बारे में। सममित अवयव क्या होता है, जो अपन ट्रांसपोज का डेफिनेशन लिया उसी की हेल्प से अपन इसको समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई अवयव ए है, मान लिया कि कोई अवयव ए है, अगर इसका ट्रांसपोज लेने पे वापस से अपन को ए मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे अवयव को अपन क्या बोलेंगे, सममित अवयव। ट्रांसपोज लेने पे क्या मिल जाए, खुद से वही अवयव। सममित अवयव की डेफिनेशन समझते क्या है, कोई अवयव ए दिया हुआ है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। बदलने के बाद में भी वह अगर ए अवयव की तरीके से दिखता है तो इसका मतलब वो कैसा अवयव है, सममित अवयव है। मतलब ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ रहा हो तो ऐसे अवयव को अपन बोलेंगे सममित अवयव। अगर किसी अवयव के लिए क्या आ रहा हो, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा हो तो इससे को क्या बोलेंगे, सममित अवयव। तो ऐसे में जनरली हो क्या रहा होगा, इस टाइप के अवयव में हो रहा होगा कि उसका जो ए आई जे एलिमेंट है वो क्या होगा, ए जे आई एलिमेंट के इक्वल आ रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो रहा होगा। इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल A12 एलिमेंट और A21 एलिमेंट इक्वल आ रहे होंगे, सिमिलरली A31 और A13 एलिमेंट भी इक्वल आ रहे होंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं सममित अवयव, उसकी हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं और ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। तो अपन ने एक अवयव कंसिडर किया मैट्रिक्स ए, जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिखे ए एच जी, ए एच जी, ए बी सी एफ एफ। ओके, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। और स्पेशली यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सममित अवयव है
वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव के लिए ही डिफाइंड है। जो अपन सममित अवयव पढ़ रहे हैं या विषम सममित अवयव पढ़ रहे हैं वो किसके पार्ट है अपने पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट है। मतलब अपन अगर सममित अवयव या विषम सममित अवयव की बात करते हैं तो सिर्फ किनके लिए बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इस वाले पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे अपने पास में ये डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयव है, ये मुख्य विकर्ण से ऊपर की तरफ वाले अवयव और ये नीचे की तरफ वाले अवयव। ये कौन सा एलिमेंट है, ये पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है तो ये A12 है। ये दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है A2 है। तो ये Aij है तो ये Aj है। इसका तो दोनों एलिमेंट इक्वल है। अगर अपन इसका ट्रांसपोज लेके चेक करें जो कि अपन ने यहाँ लिखा है A ट्रांसपोज A के इक्वल, तो क्या यही आता है, चेक कर लेते हैं। A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करेंगे, सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। अगर मैं पहली पंक्ति को स्तंभ बना दूं तो ये बनेगा AHG, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दूं तो ये बन जाएगा HBF, तीसरी पंक्ति को स्तंभ बना दूं तो ये बन जाएगा GFC। अगेन अगर अपन इसको देखें तो ये A ट्रांसपोज और A इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है अपना वो किसका है, सममित अवयव का। तो सममित अवयव में अपन ने देखा कि सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो सभी एलिमेंट होते हैं, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। मतलब जैसा इधर दिख रहा होगा वैसा ही इधर दिख रहा होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है जिसके अंदर A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल होता है। ये जो एलिमेंट है Aij और Aj एलिमेंट के इक्वल होते हैं। ये जो Aij और Aj एलिमेंट है वो एक दूसरे के संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। मतलब A12 और A21 जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के संयुग्मी अवयव है। ओके, आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसका मतलब सममित अवयव में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो मैट्रिक्स होगा, जो अवयव होगा वो सममित होगा। मतलब मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो इधर की तरफ के, ऊपर की तरफ के एलिमेंट होंगे, नीचे की तरफ के एलिमेंट होंगे, वो सिमेट्री फॉलो कर रहे होंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं विषम सममित अवयव की तरफ। विषम सममित को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब अपन पढ़ चुके हैं कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों के दोनों ही किसके पार्ट हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो अपन बात करते हैं सेकंड इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित। विषम सममित क्या होता है, विषम सममित पहला तो वर्ग अवयव है। पहली चीज तो वर्ग अवयव है। जो अपन बात करेंगे विषम सममित या सममित की, वो किसके लिए बात करेंगे, सिर्फ वर्ग अवयव के लिए। तो पहली चीज तो वर्ग अवयव होना जरूरी है। दूसरी चीज जो इसके अंदर समझने की है कि मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो डायगोनल एलिमेंट मीन्स A1, अपन बोलेंगे कि A11 A22 AI बराबर 0। मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सारे के सारे मुख्य विकर्ण के अवयव 0 के बराबर है। साथ में इन मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, A ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ऑफ A के इक्वल होगा। मतलब अगर अपन ट्रांसपोज लेंगे तो जो A ट्रांसपोज का वैल्यू आएगा वो जो मैट्रिक्स A है उसकी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। मीन्स पहले वाले सिमेट्रिक में तो क्या था, A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, A ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर आ रहा होगा, माइनस A के बराबर आ रहा होगा। इस वाले केस के अंदर किसके बराबर आ रहा होगा, माइनस A के बराबर आ रहा होगा। इसका मतलब जो एलिमेंट्स है उनमें क्या रिलेशन रह रहा होगा, उनमें कुछ रिलेशन इस तरीके का रह रहा होगा कि जो Aij एलिमेंट है वो माइनस Aj एलिमेंट के इक्वल होगा। ये रिलेशन होगा किनके लिए, एलिमेंट्स के लिए ये वाला रिलेशन होगा। अपने को ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो दिखने में कैसा होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयव तो सारे के सारे 0 हो ही जाने, मुख्य विकर्ण के अवयव 0। इधर मान लेते हैं कि एलिमेंट है A
बी सी। अगर ये ए बी सी हैं तो ये इधर वाले एलिमेंट क्या होंगे, अपन को पता है कि ये अगर ए आई जे एलिमेंट है तो ये ए जे आई एलिमेंट रहने वाला है, ये मीन्स ये माइनस ए रहने वाला है, ये माइनस बी रहने वाला है और ये माइनस सी रहने वाला है। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखें तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में क्या रिलेशन है, ये ए आई जे और ये माइनस जे आई। सिमिलरली इन दोनों में भी रिलेशन सिमिलर टाइप से और इन दोनों में भी सिमिलर टाइप से रिलेशन है। अगर इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ए ट्रांसपोज जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। पहले वाली पंक्ति को स्तंभ बना दिया तो 0 ए बी, सेकंड वाली पंक्ति को भी अपन ने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया तो माइनस ए 0 सी, थर्ड वाले को बना दिया तो ये माइनस बी माइनस सी 0। अगर अपन ध्यान से देखें इसको, अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये सारे के सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। इसका मतलब माइनस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। आई होप ये सब चीजें आप क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब सममित अवयव होने के लिए जरूरी है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के इक्वल हो, और विषम सममित अवयव के लिए कंडीशन है ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के इक्वल। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। इस अगले लेक्चर के अंदर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए सममित अवयव और विषम सममित अवयव के कुछ प्रॉपर्टीज और किसी भी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, और अपने पास में अवयव की कुछ संक्रियाएं, कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें